नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नंद क्लासेस में। हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास का ये 9वां लेक्चर है। और मध्यकालीन इतिहास के 9वें लेक्चर में खिलजी वंश पढ़ रहे हैं और खिलजी वंश का भी ये दूसरा पार्ट है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जाइए और नीचे लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश को हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। कल हमारा ये पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी 1290 में 1296 तक इसका शासनकाल रहा है। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल जो रहेगा 1296 से 1316 के बीच रहता है। यह जलालुद्दीन खिलजी का दामाद दामाद और भतीजा दोनों रहता है। कल हमने इसकी उत्तर भारत विजय आक्रमण कंप्लीट कर ली थी। अब इसका दक्षिण भारत विजय आक्रमण देखेंगे, जो कि पहला शासक भी है जो दक्षिण भारत पर अभियान करता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर विजय देखते हैं। तो सभी अभियानों का नेतृत्व इसका सेनापति मलिक काफूर ने किया। मलिक काफूर की बात करें तो इसको गुजरात आक्रमण के दौरान ये मिला था और इसको 1000 दिनार से इसको खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो यह मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक या जो था मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत फतह किया। इससे पहले जो भी दिल्ली सल्तनत में हुए थे वो केवल उत्तर भारत के आसपास के क्षेत्रों में सिमट कर रह जाते थे, और ये पहला शासक हुआ जिसने दक्षिण भारत पर भी अभियान किया, और लगभग ये के सारे अभियान सक्सेसफुल भी रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक जिसने दक्षिण भारत पर फतह किया। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण 1303 में वारंगल पर था। दक्षिण भारत का जो प्रथम आक्रमण था इसका वो 1303 में वारंगल पर था, जो कि असफल था। चलिए इसके प्रमुख आक्रमण देख लेते हैं दक्षिण भारत के। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ले तो अलाउद्दीन के दक्षिण विजय की जानकारी देने वाली पुस्तकों में कौन कौन सी है जो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान के बारे में हमें जानकारी देती है। तो जियाउद्दीन बर्नी की एक किताब है तारीख फिरोज शाही, उसमें भी इसके दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो की भी है खाजीन उल फतेह, इसमें भी इसके दक्षिण भारत विजय की अभियान की जानकारी मिलती है। और एक किताब है इसामी की फुतुह उस सलातीन, इसमें भी इसके दक्षिण भारत के अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। अब इससे प्रमुख आक्रमण देख लेते हैं। तो पहला आक्रमण इसका जो होता है वो देवगिरी पर इसका आक्रमण होता है। देवगिरी पर इसका आक्रमण जो होता है 1307 से 1308 के बीच होता है। यहाँ के जो शासक रहते हैं वो रामचंद्र देव जी रहते हैं। और अलाउद्दीन ने रामचंद्र राय को राय रायन की उपाधि दी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अलाउद्दीन ने ही रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि मिली। कई बार पूछा गया कि इनमें से राय रायन को उपाधि इनमें से किसको राय रायन की उपाधि मिली, तो रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि मिली है। देवगिरी पर आक्रमण था, यहाँ का शासक थे रामचंद्र देव। अगर बात करें दूसरा तेलंगाना या वारंगल अभियान की, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1309 से 1310 के बीच होता है। शासक यहाँ के प्रताप रुद्र देव होते हैं, जो कि काकतीय वंश से बिलोंग करते हैं। प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर यह युद्ध हार जाता है, और ये जो आत्मसमर्पण करता है, तो प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर और गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण करता है। तेलंगाना अभियान के दौरान ही प्रताप रुद्रदेव हार जाता है। प्रताप रुद्रदेव अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण करता है। इसी समय कोहिनूर हीरा, आगे हम एक वीडियो में कोहिनूर हीरा के बारे में जानेंगे, कब किसको कहाँ कहाँ मिला। और वर्तमान समय में ये हीरा इंग्लैंड की महारानी के पास है, जो कि एक म्यूजियम में है उसका एक पार्ट, और एक पार्ट उनके सिर पर विराजमान है। सिर पर अर्थात मुकुट पर उनके विराजमान हुए। तो इसी समय कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को दे दिया। तीसरा है दौर समुद्र विजय यहाँ का शासक बीर बल्लाल होता है। बीर बल्ला तृतीय होता है। ये हिसल वंश का होता है। एक अगला है पांडे मदुरै विजय 1311 में। शासक होता है वीर पांडव के भाई सुंदर पांडव ने युद्ध के लिए आमंत्रित करता है यहाँ पर, और ये परास्त किए जाते हैं पूरा। पांचवा है देवगिरी पर आक्रमण इसका 1313 में होता है एक बार फिर। और यहाँ का इस टाइम शासक होते हैं शंकर देव यादव। अलाउद्दीन ने देवगिरी को कुल 3 बार जीता। तो इसके प्रमुख दक्षिण भारत के अभियान रहते हैं। उत्तर भारत के अभियान भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों की बात करें तो इसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। और अलाउद्दीन ने शरीयत के नियमों के विरुद्ध काम किया। इसके जो मुस्लिमों में कुछ शरीयत है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल होता है उसके, तो उसके विरुद्ध इसने ये काम किया। राज्य की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुल्तान पर निहित थी। और राज्य की जो सर्वोच्च प्रणाली, जैसे राज्य का किसी भी देश का सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य का हाई कोर्ट होता है, वैसे उस टाइम राज्य की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति जो थी सुल्तान के पास निहित थी। सुल्तान के बाद जो होता था वो सद-ए-जहाँ, सुल्तान के बाद जो इसकी न्यायिक शक्ति सबसे ज़्यादा होती थी वो सद-ए-जहाँ या काजी उल कुजात का पद था, जिसका सहायक नायब काजी होता था। ईश्वरी प्रसाद एक लेखक हैं, उनके अनुसार वह भाईचारे और पारिवारिक संबंधों के परे बिना किसी भेदभाव के दंड देता था। अर्थात यह भाईचारा और पारिवारिक संबंधों को नहीं मानता। अगर कोई दोषी है तो उसको वो सज़ा जरूर देता, कट्टर सज़ा जरूर देता था। तो ये इसकी न्याय व्यवस्था थी। अगर इसके सैन्य सुधारों की बात करें तो प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली में स्थायी सेना व्यवस्था प्रारंभ की। दिल्ली में जो पहले होता था कि जो भी सुल्तान होते थे वो किसी अभियान के दौरान अपने पूरी सेना को लिए जाते थे, पर इसने ऐसा पहला ये शासक रहा जिसने दिल्ली में स्थायी सेना व्यवस्था की, अर्थात वो दिल्ली में ही काम करेंगे। सैनिकों को जागीरदारी की प्रथा को समाप्त कर दिया। आपने पढ़ा होगा पहले एकता व्यवस्था थी, अर्थात जो सैनिक काम करते थे उनको कुछ ज़मीन के टुकड़े दे दिए जाते थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। तो सैनिकों को जागीरदारी की प्रथा को समाप्त कर नगद वेतन देना प्रारंभ किया इसने। वेतन जो देता था वो 234 रुपये टंका वार्षिक देता था, अर्थात 284 रुपये टंका उस टाइम वार्षिक देता था। और अगर कोई एक घोड़ा अतिरिक्त रखता था तो उससे प्रति घोड़ा 78 टंका वार्षिक अधिक मिलता था। इसने आरिज-ए मुमालिक नामक सैन्य मंत्री की नियुक्ति की। सैन्य मंत्री जो इसका पूरा सैन्य डिपार्टमेंट से पूरा बिलोंग करते थे। सैनिकों की योग्यता के अनुसार भर्ती करना प्रारंभ किया, अर्थात जो सैनिक जिस लेवल के हैं, जैसे घुड़सवार तो घुड़सवार, जो पैदल, जो घाती, तो जिस प्रकार से जो सैनिक की जो योग्यता थी उसके अनुसार ही भर्ती करता था। सैनिकों का हुलिया दर्जा किया जाता था कि रिकॉर्ड, मतलब डाटाबेस रिकॉर्ड बनाया जाता था। सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था। सर्वप्रथम घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत की। इसने ही सर्वप्रथम घोड़े को दागने की शुरुआत की थी। आगे चल के शेरशाह सूरी भी इस चीज़ को फॉलो करेगा। एक घोड़े वाला सैनिक एक अस्पा, अर्थात जो एक घोड़ा जिसके पास होता था उसे एक अस्पा कहा जाता था, और जो 2 घोड़े रखता था उसको दो अपसा कहा जाता था। इसके आर्थिक सुधार की बात करें तो अलाउद्दीन एक खालसा भूमि के प्रसार के लिए जागीर प्रथा का अंत कर सभी प्रदत्त भूमियाँ छीन ली। जो कुछ भूमि इस प्रकार है, वफ़ जो होती थी वो धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि होती थी। खालसा सीधे राज्य के अधीन भूमि होती थी, और मिल्क राज्य से पेंशन इनाम से प्राप्त हुई भूमि होती थी। तो ये आर्थिक सुधार रहे। आगे चल के कल के वीडियो में भी हम बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम खिलजी वंश को ख़त्म कर देंगे, इसके बाद हम सीधे अगले वंश में चले जाएंगे। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक बार मैं ज़रूर कहूँगा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो इस बार एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।